CKYCR के यूज़ में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसके भी हम समाधान की चर्चा यहाँ करते हैं। जो भी इशू थी उनका हम सुनते हैं और इस प्रोग्राम में रिजर्व बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम में FIU इंडिया के ऑफिसर भी पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली वो CKYC में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या प्रोविज़न है और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या उसमें चेंजेस है, इसके बारे में एक वर्कशॉप की जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरसाई के MD एंड CEO उमेश कुमार सिंह। सर, TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये प्रोग्राम हम हर महीने करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम पूरे देश में करीब 2 या 3 प्रोग्राम होते हैं, 2 से 3 प्रोग्राम हर महीने में। और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम जो हमारे रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़, जो 5 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, उनके रेगुलेटेड एंटिटीज़, उनके एम्प्लॉइज़ को CKYCR से उनकी कोई अगर तकलीफ़ें हैं या ग्राहक को कोई तकलीफ़ है तो वो हम सारी बातें सुनें और उनको सारे उसकी गाइडलाइन से अवगत कराएं, ताकि CKYCR का इफ़ेक्टिव यूज़ हो सके और ग्राहकों को ईज़ ऑफ ऑनबोर्डिंग, जब वो खाता खोलने जाते हैं, अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने जाते हैं, लेन देन करने जाते हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ग्राहक को ईज़ हो और हमारे जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा, उनको भी CKYCR के यूज़ में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसके भी हम समाधान की चर्चा यहाँ करते हैं। जो भी इशू थी उनका हम सुनते हैं और इस प्रोग्राम में रिजर्व बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम में FIU इंडिया के ऑफिसर भी पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है स्टाफ मेंबर्स की, उसको आंसर किया जाता है, उनको क्लैरिफाई किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कितना मददगार साबित होगा CKYC? ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही बनाया गया है। देखिए, ग्राहक जब किसी शाखा में जाता है, उसको कम से कम परेशानी हो, किसी संस्था में जाता है फाइनेंशियल सर्विस अवेल करने के लिए, तो कम से कम परेशानी हो, उससे डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाएं अनायास। एक बार उसने अकाउंट खोल दिया, उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं CKYCR में, वो संस्था फिर उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उनको ऑनबोर्ड कर ले। अगर उनका कोई अपडेट है तो एक जगह अपडेट करने से सभी जगह अपडेट चला जाए, तो उन्हीं के लिए बनाया है, या कोई छूटे ना। और हर तरह की व्यवस्था, इवन डिक्लेयर्ड एड्रेस अगर है, जैसे गांव के कुछ लोग हैं या शहर में कोई माइग्रेट होके आया है किसी गांव से, उसका एड्रेस नहीं है, डिक्लेयर्ड एड्रेस पे भी खाते खुलते हैं, वो भी उसमें अपलोड होता है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही है और फाइनेंशियल सर्विसेज को और ईजी बनाने के लिए। पैनल डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर के टाइम पे काफ़ी अहम सवाल थे, क्या कुछ अहम सवाल थे और किस तरीके से उन सवालों के जवाब दिए गए? नहीं, बेसिकली जो उनके डाउट्स थे स्टाफ सदस्यों के, वो डाउट्स को क्लियर किया गया। देखिए, गाइडलाइंस हर कोई पढ़ नहीं पाता है, या पढ़ता है तो बहुत सारे काम और होते हैं शाखाओं में, तो कभी कभार नए लोग आ जाते हैं ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, तो वो नया स्टाफ आ गया, उसको सारी गाइडलाइंस पता नहीं होती है कई बारी, और कई बारी डाउट्स भी होते हैं। तो वो यहाँ हर तरह के, जैसे वो RBI के थे, FIU के थे, CKYCR से रिलेटेड थे, वो सब चर्चा हुई और पूरा टाइम दिया गया। आपने देखा ही होगा, मतलब जब तक लास्ट सवाल थे तब तक भी हमारे सारे पैनलिस्ट बैठ के उनको आंसर कर रहे थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ये कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, KYC का एक ये भी पार्ट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? बैंक की शाखा में होता है या डिजिटल मोड से होता है, वो अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में रेड फ्लैग्स लगाए गए हैं, RFI जिनको कहते हैं, रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, वो इकोसिस्टम ने बनाया हुआ है कंसल्टेशन से सबके। उनके बेसिस पे जो बैंक का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो अलर्ट देता है। वो अलर्ट ब्रांचेज में जाते हैं, ब्रांच वाले उसको एनालाइज करते हैं, फिर ये अगर सस्पिशन पाया गया तो वो अपलोड हो जाता है, FIU इंडिया को चला जाता है। FIU इंडिया भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, तो वो पैन और CKYC ID पे सारे ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और एक ही CKYC के सारे ID चाहे किधर भी किए गए होंगे तो उसको निकाल लेते हैं, फिर एनालाइज करके लीड देते हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पकड़ी जाती है। इतने बल्क में सर डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया? हाँ, डेटा प्रोटेक्शन का बड़े रोबस्ट सिस्टम तैयार किए गए हैं। OTP बेस्ड कंसेंट है, बिना कंसेंट के किसी को डाउनलोड अलाउड नहीं है, डेटा शेयरिंग अलाउड नहीं है, तो जो भी रेलेवेंट है उसको अप्लाई किया गया है उसमें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के GM शैलेंद्र कुमार सिंह। सर, TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है, क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से पूरी अवेयरनेस ड्राइव चलाई? बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि उत्तर प्रदेश का SLBC का कन्वीनर संयोजक बैंक है,
उसके साथ साथ जो सरसाई है, सेंट्रल रजिस्ट्री गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जिसमें कि सभी इंडिविजुअल के CKYC करके, KYC हम कहते हैं नो योर कस्टमर, कि कस्टमर के बारे में आपकी क्या जानकारी है। बैंकों में जब खाते खोले जाते हैं या कोई वित्तीय लेन देन किया जाता है तो उसके लिए हमें अपने कस्टमर को जानना होता है। तो आज जो वर्कशॉप की जा रही है बेसिकली वो CKYC में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या प्रोविज़न है और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या उसमें चेंजेस हैं, इसके बारे में एक वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें तमाम वित्तीय संस्थानों से इंश्योरेंस कंपनियां, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक और इवन RBI और नाबार्ड से भी लोग उपस्थित हैं। और इस जानकारी को देने के पीछे लॉजिक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाए और जो वित्तीय लेन देन किया जा रहा है या जो खाते खोले जा रहे हैं उसमें CKYC का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिविजुअल को दिया जाता है, उसका यूज़ करने से बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर को बार बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पास नंबर है, वो किसी भी वित्तीय संस्थान को देता है, तो उसके बेसिस पे उस सेंट्रल रजिस्ट्री से इसका डाटा फेच किया जा सकता है और उसके बेसिस पे उसका खाता या वित्तीय लेन देन अलाउ किया जा सकता है। सरसाई की सर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से कार्य करता है? देखिए, एक्चुअली सरसाई जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्री है। इसका काम जो भी होता है वो जो डाटा उस पर अपलोड होता है वो रेगुलेटेड एंटिटी हम कहते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट OVD जो RBI द्वारा 6 डिसाइडेड है, उनको लेके उनके सरसाई के पोर्टल पे अपलोड करते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद। एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद जब रेगुलेटेड एंटिटी उसको कर लेते हैं, उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वही डाटा अदर एंटिटी द्वारा भी उपयोग में किया जाता है। उसमें समय समय पे अगर कोई चेंज है, जैसे एड्रेस में चेंज है, ईमेल में चेंज है या मोबाइल में चेंज है, तो ग्राहक उसके लिए भी किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से संपर्क करके उसको ठीक करा सकते हैं। और डाटा अपलोड होने के बाद उसी को डाटा डाउनलोड भी किया जाता है दूसरे एंटिटी द्वारा। जैसे एक बैंक, अगर बैंकों की बात करें तो एक A नंबर के बैंक ने अगर किसी का CKYC किया और डाटा अपलोड किया, तो उसी डाटा को B, C, D, E, F जितने बैंक हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि कुछ समय बाद उसमें कुछ अपडेशन की आवश्यकता हो, तो किसी भी बैंक में अगर जाके या वित्तीय संस्थान में वो व्यक्ति जाता है और उसमें अपना CKYC का ID नंबर बताता है जो 14 डिजिट की होती है, तो उसको फेच करके उसके ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट को देख के दूसरी एंटिटी भी उसको करेक्शन कर सकती है। लेकिन ये कार्य केवल रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये डाटा बहुत सिक्योर्ड होता है और इसमें लिमिटेड एक्सेस होता है, वो भी केवल रेगुलेटेड एंटिटी या FIU को होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसको होता है। बाकी इसका उपयोग बाकी संस्थाएं नहीं कर सकती। तमाम FIs की बात कर लेते हैं, NBFC की बात कर लेते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, तो कस्टमर्स और स्टाफ के लिए कितना कारगर, कितना यूजफुल होने वाला है? देखिए, ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि जब किसी की आइडेंटिटी इंश्योर्ड हो जाती है कि ये हमें अगर कंफर्म हो जाए एज अ कर्मचारी कि ये जो व्यक्ति हमारे पास खाता खोलने आया है, वित्तीय लेन देन कर रहा है, उसका जो आइडेंटिटी है वो ठीक है, तो वैसे फ्रॉड होने के चांसेस कम के कम होते हैं। और अगर हमको प्रॉपर खाते खोलते समय अगर इसमें चूक हो जाए, कोई व्यक्ति किसी और की फोटो लगा के, उसका नाम लगा के या इस तरह से कर ले और उसमें हमारे किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के कर्मचारी द्वारा उसमें चूक हो जाए, तो उसमें फ्रॉडुलेंट एक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और साथ ही साथ फिर उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फंडिंग भी हो सकती है, तो तमाम रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया की गई है, लगभग 107 करोड़ लोगों का ऑलरेडी CKYC ID क्रिएट हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा संख्या है। अगर रेगुलेटेड एंटिटी इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं तो न सिर्फ कस्टमर को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, साथ ही साथ कस्टमर, साथ ही साथ बैंक और संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं सभी को, और देश के लिए ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसी से जुड़ा मेरा एक अहम सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमेशा लेयरिंग का इन्वेस्टमेंट लेयरिंग एंड ऑपरेशन, ये 3 स्टेप होते हैं। इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में पहले उसको जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं लोग, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तमाम अकाउंटों में ले जाते हैं, फिर उसको एक बड़े अकाउंट में इंटीग्रेट करते हैं और तब उसके बाद उसको बाहर जो भी उनको करना होता है करते हैं। जब आपके खाते प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन के साथ खुलेंगे तो उसका एंड जहां भी जाएगा वो पकड़ा जा सकता है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
लेकिन अगर हमारे खाते में ही चूक हो जाए और हम नो योर कस्टमर जो केवाईसी कहते हैं और जिसके लिए रजिस्ट्री एजेंसी है कि वो रजिस्ट्रार की तरह काम करती है और सारे लोगों का करके रखती है, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगा। हमारे तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके तमाम कस्टमर्स देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगभग 107 करोड़ जनता के पास ऑलरेडी आज के डेट में CKYC ID है। जितने लोग बचे खुचे हैं वो भी अपने किसी भी वित्तीय संस्थान, रेगुलेटेड एंटिटी जिनको कहते हैं, उनके द्वारा अपना CKYC अपलोड करवा सकते हैं और उसमें उनका ID ले सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आपको कोई वित्तीय संस्थान या किसी तरह का इस तरह का लेन देन करना हो, खाता खोलना हो, तो जो आपका ये 14 नंबर का CKYC ID है, अगर आप इसको अपने पास रखते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनटिल अनलेस उसमें कोई चेंज आप करवा रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज उसी नंबर से आपका कोई भी संस्था जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो ऑलरेडी उसको फेच करके आपका खाता खोल सकती है, वित्तीय जो भी आपको लेन देन करना अलाउ कर सकती है। मैं विजेंद्र पाल सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर सरसाई से हूँ और वहाँ पे हम लोग 3 रजिस्टर देखते हैं, जिसमें से एक SI रजिस्ट्री है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री है, जिसमें मॉर्टगेज रिलेटेड डाटा होता है कस्टमर्स का। दूसरी रजिस्ट्री CKYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, जिसमें 107 करोड़ लोगों का KYC डाटा है। और तीसरी रजिस्ट्री बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्ट करने से पहले उस डिपॉजिटर का डिटेल जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे आज आए हैं CKYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री के लिए। तो सभी लोगों का हमने 108 करोड़ का लगभग हमारे पास CKYC डाटा है और उस डाटा को मतलब हम लोग एज ए सिटीजन देख सकते हैं। उसको देखने के 3 तरीके हैं। एक तो मिस कॉल नंबर है 7799022129। इस पे अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे आपका 14 डिजिट यूनिक KYC नंबर आ जाएगा और एक लिंक आएगा। लिंक से आप कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है DD MM YY फॉर्मेट में। और आपका उस कार्ड में देखेंगे अगर आपका कोई भी चीज़ कहीं मिस्टेक है तो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जहाँ पे आपका अकाउंट है उसको करेक्ट करा सकते हैं। और इसका पर्पज़ ये है कि आगे आपको कहीं डॉक्यूमेंट ले के जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे 5 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, रिजर्व बैंक, सेबी, IRDAI, PFRDA एंड IPS का जो गुजरात में गिफ्ट सिटी में है, वहाँ पे सिर्फ आप ये नंबर लेके जाएंगे तो कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री से फैच करेंगे और आपका अकाउंट बेस खोल देंगे। म्यूचुअल फंड, आपका इंश्योरेंस कंपनी, सारे बैंक, NBFC। तो इस नंबर का ये फ़ायदा है। तो इसको सभी लोग अपना डाउनलोड करें और देखें। अगर कोई कहीं किसी तरह की त्रुटि है तो आप लोग किसी भी बैंक के पास वो करेक्शन करा सकते हैं। कोई एड्रेस या मोबाइल नंबर किसी एक के पास आप अपडेट करेंगे तो वो सभी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी या PFRDA रिलेटेड या IPS का रिलेटेड सभी के पास चला जाए।